नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक को लोकसभा में पेश किया, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि हाल ही में केरल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लोकसभा में सवाल खड़े किए गए और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये अपोजिशन ने एक बड़ा सा मार्च भी निकाला जिसमें ये कहा गया कि एनजीओस और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना बंद कीजिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस संशोधन विधेयक में कौन-कौन सी ऐसी बातें की गई हैं जिसको लेके जो हमारे देश के विपक्ष हैं वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का इतिहास किस तरीके से रहा है, साथ ही साथ ये कैसे हमारे देश में जो एनजीओज हैं उनको विदेशी फंडिंग को लेके उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एफसीआरए एक ऐसा कानून है जो भारत में विदेशी फंड के उपयोग को नियंत्रित करता है। दरअसल 1976 में पहली बार एफसीआरए को लाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो भी विदेशी हस्तक्षेप हमारे देश में हो रहे हैं उसको रोका जाए। दरअसल 1970 के दशक में अगर आप देखें तो विदेशी पैसे के माध्यम से भारत में लोकतंत्र को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही थी। भारत की राजनीति को विदेशी पैसे से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसा विदेशी कोई भी शक्ति ना कर पाए, विदेशी हस्तक्षेप ना हो पाए, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 1976 में एफसीआरए को लागू किया गया था। वर्तमान में एफसीआरए को लेकर 2010 का कानून हमारे देश में काम कर रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एफसीआरए का उद्देश्य क्या है, तो विदेशी फंड का उपयोग राष्ट्रीय हित के खिलाफ न हो, इस बात को सुनिश्चित करना। साथ ही साथ जो हमारे देश में एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओ जैसी जो भी संस्थाएं हैं, उनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना ताकि इन संस्थाओं को जो भी विदेशी फंडिंग मिलते हैं, उन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल वो किस तरीके से करते हैं, इसके मामले में पब्लिक डोमेन में सारी की सारी जानकारी हो। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन-कौन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन-कौन से ऐसे बॉडी हैं जिनको कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन की इजाज़त है, विदेशों से फंड लेने की इजाज़त है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एनजीओज़ देखने को मिलेंगे, कोई ट्रस्ट विदेशी फंड से पैसा ले सकता है, कोई एसोसिएशन है तो वो भी ले सकता है और कोई व्यक्ति भी विदेशी फंड से पैसा ले सकता है। लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है और उस व्यक्ति को पंजीकरण करना ज़रूरी होता है और इन सब एसोसिएशन हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, इन सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको इसके उपयोग के क्षेत्र के बारे में बात करूँ, यानी कि जो विदेशी पैसा मिलता है तो उसको किस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में बात करूँ, तो विदेशी फंड से मिलने वाले पैसे को आप सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, इन पाँचों क्षेत्रों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालिया जो संशोधन है, ये पहली बार कोई संशोधन नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने कई बार एफसीआरए 2010 में संशोधन करने की कोशिश की है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो 2016 में इसमें संशोधन करने की बात की गई थी और जो भी अनुपालन है, यानी जो विदेशी फंड के उपयोग को लेकर जो भी बातें की गई है, उस बातों को ज़्यादा सख्त बनाया गया था। वर्ष 2018 की बात करें तो उसमें एफसीआरए में संशोधन करके कई सारे नियमों को ज़्यादा सरल बनाया गया था। फिर 2020 में एफसीआरए में सबसे महत्वपूर्ण और कठोर संशोधन किया गया, जिसके तहत विदेशी फंडिंग पर सरकारी नियंत्रण को और सरकारी निगरानी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया था। तो 2020 में ये आखिरी परिवर्तन हमें देखने को मिला था। अब विदेशी फंडिंग हमारे देश में अगर बात करें तो प्रति वर्ष आपको 22,000 करोड़ रुपए तक का विदेशी फंडिंग देखने को मिलता है। लगभग 16,000 ऐसे संगठन हैं जो कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत है और विदेशी जो फंड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब जबकि हमने 2020 में इसमें संशोधन किया ही था, तो फिर वर्तमान में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो सरकार ने इस संशोधन के पीछे कई सारी समस्याओं को बताया है। सरकार ने कहा है कि एनजीओज़ के मामले में विदेशी फंड के इस्तेमाल को लेके अलग-अलग मामलों में जो दंड का प्रावधान है, वो एक समान नहीं है, वो असंगत है। इसके अलावा जो विदेशी फंड किसी एनजीओ को मिलते हैं, तो उस फंड को उपयोग करने की समय सीमा क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी एनजीओ का पंजीकरण सस्पेंड हो जाता है, तो फिर उसके पास जो संपत्ति है, उसका प्रबंधन किस तरीके से होगा, ये भी अस्पष्ट है। इसके साथ-साथ अगर किसी एनजीओ का पंजीकरण खत्म हो जाता है, तो उस एनजीओ की संपत्ति का निपटान किस तरीके से होगा, इन सारे मामले में किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं है, किसी भी प्रकार की एकरूपता नहीं है। इसीलिए सरकार ने इन सारी समस्याओं के निदान के लिए वर्तमान में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। तो अगर हम इस एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों की बात करें, तो सबसे पहले इसमें एक डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी की स्थापना की बात की गई है। यानी कि इस अथॉरिटी की स्थापना
जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और ये सेक्शन 15 को रिप्लेस करेगा। सेक्शन 15 जो था ये 2000 एफसीआरए जो 2010 का कानून है, उसका सेक्शन 15 था, उसको ये रिप्लेस करेगा। यानी अब एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि एफसीआरए से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का काम देखेगी। अगर इस हम अथॉरिटी की शक्तियों की बात करें तो ये एनजीओज़ के पंजीकरण को रद्द भी कर सकती है, किसी एनजीओ के पंजीकरण को समाप्त भी कर सकती है, किसी के सस्पेंड भी कर सकती है ना? इसके अलावा ये जो अथॉरिटी है, ये विदेशी फंड को और संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगी। यानी कि अगर किसी संगठन का पंजीकरण रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है या सडन या उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाता है, तो फिर जो अथॉरिटी है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार करेगी, वो अथॉरिटी उस एनजीओ के विदेशी फंड को और उस एनजीओ के संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगी और उसका प्रबंधन और निगरानी करेगी। ऐसा एफसीआरए 2026 के विधेयक में बात किया गया है। इसके अलावा पंजीकरण कब समाप्त माना जाएगा, इसके बारे में भी इस विधेयक में बात किया गया है। यानी कि अगर किसी एनजीओ का पंजीकरण समाप्त हो गया है, उसने अगर रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं किया है तो उसका पंजीकरण समाप्त माना जाएगा। अगर उसने रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दिया है लेकिन अगर उसका रिन्यूअल रिजेक्ट हो जाए तो भी उसका पंजीकरण समाप्त माना जाएगा और अगर उसने समय रहते रिन्यूअल नहीं करवाया तो भी उसका पंजीकरण समाप्त माना जाएगा। तो इन 3 स्थितियों में किसी भी एनजीओ का पंजीकरण समाप्त माना जाएगा, ऐसा इस विधेयक में कहा गया है। इसके अलावा संपत्ति के प्रबंधन को लेकर भी इस विधेयक में बात की गई है। जैसे अगर बाद में रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है किसी भी एनजीओ का, तो उसका जो अनयूज्ड फंड है और उसका जो एसेट है, उसको वापस दिए जा सकते हैं। इस बात की चर्चा इस विधेयक में है। इसके अलावा अगर किसी एनजीओ का रिन्यूअल नहीं होता है या फिर उस एनजीओ का जो पूरा का पूरा संगठन है वो बंद हो जाता है, तो उसकी जो संपत्ति है वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या बेच दी जाएगी। अब इसी प्रावधान को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस विधेयक में धार्मिक संस्थानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक क्लॉज़ 16A7 जोड़ा गया है जिसमें ये कहा गया है कि पूजा स्थल की स्थिति में, यानी कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है और उस धार्मिक संस्थान को अगर विदेशों से फंड मिलता है, तो और उस धार्मिक संस्थान का जो पंजीकरण है वो रद्द हो जाता है, तो उस धार्मिक संस्थान की धार्मिक प्रकृति को बरकरार रखते हुए उसका प्रबंधन किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। यानी सरकार किसी दूसरे व्यक्ति के पास इस धार्मिक संस्थान की संपत्ति को दे सकती है। तो ऐसा इस विधेयक में कहा गया। तो आखिरकार इस पूरे विवाद का कारण ये है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि ये हमारे देश में जो एनजीओ को विदेशी फंड मिलते हैं, उनके संबंध में जो कानूनी खामियां हैं उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर रहे हैं ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल किसी राष्ट्रीय हित के विरुद्ध ना हो सके। इसके अलावा सरकार कह रही है कि जो भी जबरन धर्मांतरण के काम किए जाते हैं विदेशी फंड के माध्यम से बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, सरकार उस पर रोक लगाना चाहती है। लेकिन विपक्ष इस पूरे कदम की आलोचना करता है और विपक्ष कहता है कि जो ये विधेयक है इसके प्रावधानों के माध्यम से संपत्ति पर नियंत्रण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी भी एनजीओ के पंजीकरण में रिन्यूअल में देरी होती है तो सरकार का उस एनजीओ पर नियंत्रण हो जाएगा और सरकार उस एनजीओ की संपत्ति को अपने कंट्रोल में कर सकती है। इसके अलावा एनजीओ की स्वायत्तता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका अब एक्सेसिव कंट्रोल, उसका बहुत ज़्यादा नियंत्रण एनजीओज के ऊपर देखने को मिलेगा और अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी इस विधेयक के प्रावधानों का असर पड़ेगा। कि विशेष रूप से आप देखें तो ईसाई संगठनों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो ईसाई संगठन है, इन ईसाई संगठनों को बहुत ज़्यादा विदेशी फंड आते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो एक माइनॉरिटी है। विदेशों में ईसाइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि विदेशी संस्थान बहुत सारे यहाँ के ईसाई समुदायों के लिए कई सारे फंड एलोकेट करवाते हैं, कई सारे फंड भेजते हैं। तो ईसाई संगठनों को इस विधेयक के प्रावधानों से सबसे ज़्यादा चिंता है और विपक्ष इन्हीं सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे कदम का, इस विधेयक को लाने का एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है कि इसमें केरल फैक्टर भी निकल के आता है। दरअसल आप देखें तो केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और केरल में जो ईसाई आबादी है वो 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 61 लाख है। तो इतनी बड़ी आबादी है केरल में ईसाइयों की और केरल में इस ईसाई आबादी को मिलने वाले विदेशी फंड का जो आप देखेंगे स्केल काफ़ी ज़्यादा है। ये जो विदेशों से काफ़ी बड़ा फंड इन ईसाई आबादी के लिए केरल में आता है। तो अगर इन सारे फंड्स को जो केंद्र सरकार है वो रोक देगी, तो विधानसभा चुनाव में जो केरल की लोकल आप देखिए पार्टीज़ हैं, उनको उस तरीके के पैसे नहीं मिलेंगे अपने चुनाव में प्रचार-प्रसार करने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से भी देखा जा रहा है, इस वजह से भी ये राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसलिए आप देखें तो इस पूरे विधेयक का विरोध जो लेफ्ट के हैं, जो कि जिनका केरल में आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो वामपंथी दल हैं, जो कांग्रेस है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का अगर हम संवैधानिक संदर्भ देखें, तो एक तरफ हमारे संविधान
हमें अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संगठन बनाने का अधिकार देता है। वहीं ये जो विधेयक है, ये संगठन बनाने के अधिकार को पे तो कोई चोट नहीं करता, लेकिन इस अधिकार की स्वायत्तता पे हम अब देखें तो इस पे एक थोड़ी-सी चोट करता है, क्योंकि जो वर्तमान में इस विधेयक में प्रावधान बताए गए हैं, उसके माध्यम से जो भी एनजीओज़ बनाए जाएँगे, उस एनजीओ की स्वायत्तता पर सरकार अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 25 है, वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, जो इस पूरे मुद्दे के संवैधानिक पहलू को बताते हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो विवाद है, ये कहीं न कहीं राज्य बनाम नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में बताता है। फिर सुरक्षा और बनाम स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, जहाँ पे सरकार ये कह रही है कि एक तरफ हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए इन एनजीओज़ के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनजीओ कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता के ऊपर सरकार खतरा उत्पन्न कर रही है, स्वतंत्रता पे सरकार सीमा लगा रही है। और साथ ही साथ ये जो विवाद है, ये एनजीओ के रेगुलेशन और लोकतांत्रिक स्पेस, इस विवाद से भी जुड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है पूरा का पूरा विवाद है, इस पे अगर हम निष्कर्षतः ये कहें कि जो एफसीआरए का संशोधन विधेयक 2026 है, ये एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है, जो कि विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण को मजबूत करता है, तो ये सही है। हालाँकि ये जो विधेयक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेके एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से आप देखें, तो ये गवर्नेंस, पॉलिटी और सिक्योरिटी, ये तीनों का एक इंटरलिंक्ड विषय है, जिसके बारे में आपको एक होलिस्टिक समझ होनी चाहिए। एक आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल समझ आपको होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एफसीआरए एक्ट के बारे में आपने समझा होगा कि वर्तमान में कौन-कौन से परिवर्तन किए जा रहे हैं और इस एफसीआरए का इतिहास किस तरीके का रहा है। सरकार अपने इस कदम के पीछे क्या तर्क दे रही है और विपक्ष अपने इस कदम के पीछे क्या तर्क दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों के पक्षों को समझा होगा। अगर आपने इस पूरे डिस्कशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 में प्रस्तावित डेजिग्नेटेड अथॉरिटी केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करेगी जहां एनजीओ का पंजीकरण न्यायालय द्वारा रद्द किया गया हो। यदि किसी संगठन का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाता है और वह निर्धारित समय के भीतर पुनः प्राप्त नहीं होता, तो उसके संपत्तियों को स्थायी रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 के तहत पूजा स्थलों की संपत्तियों का धार्मिक स्वरूप बनाए रखते हुए उनके प्रबंधन को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट है, एफसीआरए 2010 के तहत जो विदेशी अंशदान है, उसका उपयोग केवल राजनीतिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकता है। तो आप इन चारों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है कि आपसे क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं कि एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 विदेशी अंशदान के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है, किंतु यह नागरिक समाज की स्वायत्तता और संघ बनाने की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको ये इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर लिख के आप मेरे यूपीएससी के आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आंसर लिख के पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।